हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ-IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की चर्चा में हम लोग बातचीत करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के संदर्भ में एक बेहद ही महत्वपूर्ण और रोचक टॉपिक पर। इस टॉपिक का जुड़ाव नेपाल और चीन के बीच संबंध को लेकर के है। लेकिन जब हम नेपाल और चीन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं भारत का भी संदर्भ, भारत का भी परिप्रेक्ष्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सामने आ ही जाता है। तो आज की इस पूरी चर्चा में हम लोग सबसे पहले तो यह डिस्कस करेंगे कि आखिर नेपाल और चीन के बीच में हाल में संपर्क का जो एक ताना बाना बुना गया है, इसमें कौन से ऐसे पक्ष पर विशेष फोकस किया गया है और किस पक्ष को लेकर के नेपाल ने चीन को ना कह दिया है। उसने कहा है कि नहीं भैया, मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। और उसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इस चर्चा को देखेंगे कि आखिर वह कॉन्टेक्स्ट किस तरीके से सिग्निफिकेंट रोल अदा करता है वैश्विक परिप्रेक्ष्य में और विशेष करके चीन की विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, आइए इस चर्चा को देखते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अभी हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने चीन की यात्रा की और इसी यात्रा के दौरान इन्होंने चीन को ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव के अंतर्गत शामिल न होने की बात कही। इन्होंने कहा कि देखिए, मैं इस इनिशिएटिव में शामिल नहीं होऊंगा, यानी कि हमारा देश नेपाल इस इनिशिएटिव में शामिल नहीं होगा। बेशक हम लोग अन्य जो तमाम बिंदु हैं, अन्य जो तमाम पक्ष हैं हमारे आपसी सहयोग के, हमारी आपसी मित्रता के, उसमें मैं आपके साथ खड़ा हूं और इसमें कोई गुरेज वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आखिर यह ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव क्या है और चीन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस इनिशिएटिव का क्या महत्व है और नेपाल के द्वारा इसमें ना कहने के कारण चीन को क्या इससे हानि हो सकती है या भारत को इससे लाभ हो सकता है, इन तमाम बिंदुओं को भी हम लोग इस चर्चा के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो, यहां पर मैं आपको एक नजर बताऊं कि जो ये ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव की बात की जा रही है ना, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव को हिंदी में आप कह सकते हैं वैश्विक सुरक्षा पहल, है ना, वैश्विक सुरक्षा पहल। और इस पहल में चीन का जो मंतव्य है वह यह है कि चीन का मंतव्य यह है कि कोई भी देश, ध्यान से समझिएगा, कोई भी देश दूसरे की कीमत पर, दूसरे देश की कीमत पर अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता। ये चीन का मंतव्य है ना। इसके साथ ही यह साझा सहयोगपूर्ण एकजुटता को भी महत्व देता है ना। इसके अलावा इस इनिशिएटिव को एक और एंगल से देखा जा रहा है और वह एंगल है क्वाड देशों, विशेष करके अमेरिका का प्रतिसंतुलन है ना। इस पूरे एस्पेक्ट से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इन तीनों एस्पेक्ट से आप समझ सकते हैं कि आखिर जो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव की बात चीन के द्वारा लगातार की जाती रही है, इसमें इसका दरअसल मकसद क्या है। और यह चाहता है कि जो तमाम देश हैं वो तमाम देश
चीन के इस इनिशिएटिव में शामिल हों और एशिया में अमेरिका के बढ़ते प्रभुत्व, अमेरिका के बढ़ते कद को लेकर के वे देश यदि चीन का साथ देते हैं तो फिर जो चीन है यह अमेरिका जैसे देशों का प्रतिसंतुलन कर सकता है बहुत ही आसानी से, है ना। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो नेपाल है, नेपाल अभी तक चीन के ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अभिन्न हिस्सा नहीं बन पाया है ना। इसने इसका समर्थन जरूर किया है लेकिन अभी तक इसमें बहुत अधिक सकारात्मक पहलें नहीं की गई हैं। तो इस मुद्दे पर यहां पर चीन और नेपाल के बीच में जहां नजदीकी दिखती है BRI प्रोजेक्ट के स्तर पर, वहीं जो GSI है यानी कि ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, इस परिप्रेक्ष्य में नेपाल इससे थोड़ा सा पीछे हटने की ही कोशिश कर रहा है। और नेपाल का कहना है कि भैया देखिए, हम विकासात्मक परियोजनाओं में आपके साथ खड़े हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुरक्षा से संबंधित जो मामला है, जो मसला है, इसमें हम थोड़ा सा परहेज करना चाहेंगे वर्तमान समय में। ठीक है, ये जो परिप्रेक्ष्य है वो यहां पर निकल के सामने आता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि चीन के द्वारा लंबे समय से अपने प्रभाव को अलग अलग माध्यमों से प्रसारित करने की कोशिश की जाती रही है और इसके अंतर्गत जहां वह एक तरफ BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सूत्रपात करता है, वहीं दूसरी तरफ वह GDI यानी कि ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, GSI ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव और GCI यानी कि ग्लोबल सिटीजन इनिशिएटिव या फिर ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव का भी सूत्रपात करता है। और इन तमाम इनिशिएटिव, इन तमाम पहलों के माध्यम से चीन की कोशिश है कि वह अपना प्रभाव और अधिक बढ़ाए, है ना। बात समझ में आ रही? ये चीन की एक बहुत ही बड़ी विदेश नीति का हिस्सा माना जाता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये समझने के लिए, है ना। चीन यूं ही, इनफैक्ट कोई भी देश यूं ही कोई भी स्टेप नहीं उठाता है। जब हम फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से विचार करते हैं तो फिर मैंने बारंबार कहा है दोस्तों कि हर एक देश का अपना एक जो सेल्फ इंटरेस्ट है, जो नेशनल इंटरेस्ट है, वह उसकी विदेश नीति में गुथा हुआ होता है। और इस कंटेक्स्ट में चीन की इस विदेश नीति में इन तीनों डायमेंशंस को आप देखेंगे तो समझेंगे कि अच्छा, ये इसकी अपने हित के संदर्भ में कितना अधिक उपयोगी है ना। यानी कि वह कई सारे देशों को मिला करके चाहता है कि हम अपने पलड़ा को और भारी करें और इसके आधार पर जो तमाम विकसित देश हैं या फिर जो अमेरिका जैसे देश हैं जिनकी उपस्थिति एशियाई क्षेत्र में हाल के समय में बहुत अधिक तीव्रता से बढ़ी है, उस उपस्थिति को हम काउंटर कर सकें। ध्यान रखिएगा कि चीन इसके माध्यम से जो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, इसके माध्यम से खाड़ी देशों को भी अपने पक्ष में करना चाहता है ना। यहां पर इन बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है। इसके अलावा यदि हम नेपाल और चीन के बीच में आपसी संपर्क को देखें तो नेपाल और चीन के बीच में कई अलग अलग स्तरों पर संपर्क के बिंदु दिखते हैं। यहां पर मेंशन किया गया है कि किस तरीके से चीन के माध्यम से नेपाल अपने आर्थिक हित की पूर्ति कर सकता है, कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ भी नेपाल का एक दोस्ताना संबंध रहा है लंबे समय से, इसे भी हमें नकारने की जरूरत नहीं है। लेकिन चीन यदि नेपाल के साथ अपने संबंध को और अधिक प्रभावी तौर पर आगे बढ़ाएगा और अधिक नेपाल में अपना इंटरफेरेंस और अधिक हस्तक्षेप दर्शाएगा तो फिर निश्चित तौर पर यहां पर भारत को भी विचार करने की जरूरत हो जाएगी, है ना। तो इस कंटेक्स्ट में इस बिंदु को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। अब यहां पर यह सोचना होगा कि आखिर नेपाल का रवैया क्या कुछ कहता है, नेपाल का इस पूरे मामले में क्या दृष्टिकोण दिखता है। मैप के माध्यम से आपने देखा कि नेपाल भारत और चीन दोनों के बीच में एक बफर स्टेट की भूमिका निभाता है। बफर स्टेट मतलब एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा देश जो कि चीन और भारत दोनों के बीच में सामंजस्य
स्थापित करने की कोशिश करता है और उसका हित कहीं ना कहीं यहां पर बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही दोनों ही स्तरों पर यदि हम देखें तो नेपाल एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन के तौर पर भी सामने दिखता है। इसके अलावा सामरिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हित दोनों ही तरफ नेपाल को दिखते हैं, जहां एक तरफ भारत के साथ वहीं दूसरी तरफ चीन के साथ। अब यह नेपाल के पल्ले में हो जाता है कि आखिर वह किस देश की ओर ज्यादा इंक्लाइंड हो, है ना। इसके अलावा नेपाल के लिए निवेश प्राप्त करने के भी विकल्प यहां पर सामने आते हैं। भाई नेपाल भारत से भी इन्वेस्टमेंट प्राप्त कर सकता है, चीन से भी इन्वेस्टमेंट प्राप्त कर सकता है, लेकिन यह देखने वाली बात होगी कि आखिर किस देश से जो उसे निवेश मिलता है उसमें उसे कम नुकसान और अधिक फायदा होता है ना। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चीन तमाम देशों को, कई सारे ऐसे देश हैं जो कि चीन के ऋण जाल में फंसे हैं, वैसे में उन देशों की आर्थिक स्थिति सुधरने के बजाय और बिगड़ी ही है। जब वहीं दूसरी तरफ हम भारत की बात करते हैं तो भारत निश्चित तौर पर नेपाल के लिए एक बेहतर निवेशक के तौर पर साबित हो सकता है ना। इसके अलावा नेपाल विकास परियोजनाओं पर चीन के साथ तो माना जाता है, लेकिन सुरक्षा सहयोग से संबंधित मामलों पर यह सतर्कता बरतना चाहता है। इसके बारे में मैंने आपके साथ जिक्र भी किया। और साथ ही नेपाल ने तिब्बत पर चीन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि भी की हुई है। यह एक थोड़ा सा विचारणीय खंड है जो कि ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि भारत ने तिब्बत के मामले में चीन के वन चाइना पॉलिसी को तो महत्व दिया है, लेकिन दूसरी तरफ भारत में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की भी उपस्थिति दिखती है, जो कि चीन को अच्छी नहीं लगती। वहीं दूसरी तरफ नेपाल ने तिब्बत पर चीन के कमिटमेंट को लेकर के अपना समर्थन दिया है ना। तो ये जो तमाम स्थितियां हैं, ये नेपाल के संदर्भ में ध्यान में रखने की जरूरत है। तो आज की इस विशेष चर्चा के माध्यम से मैंने कोशिश की है कि वर्तमान में नेपाल और चीन के बीच में जो संबंधों का ताना बाना है, इस परिस्थिति में ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव में नेपाल के द्वारा ना कह दिए जाने के बाद अब नेपाल किस तरीके से अपनी वैदेशिक नीति में चीन के संदर्भ में अपनी भूमिका निभाता है, ये आगे देखने वाली बात होगी। हालांकि चीन की कोशिश रहेगी कि वह नेपाल को और अधिक प्रमोट करे और अधिक वह आगे उकसाए ताकि नेपाल उसका हिस्सा बने। ये तो चीन की अपनी फितरत रही ही है ना। बहरहाल इस चर्चा के माध्यम से मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव क्या है और यहां पर चीन किस तरीके से इन देशों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ भारत, जो कि क्वाड का एक अभिन्न हिस्सा है और चीन के द्वारा क्वाड के अगेंस्ट में प्रतिसंतुलनकारी नीति की जो कोशिश की जा रही है इस इनिशिएटिव के माध्यम से, वैसे में भारत अपने स्तर पर कोशिश करेगा कि चीन की यह ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव की नीति किसी भी स्तर पर भारत के लिए नुकसानदेह साबित न हो, है ना। चर्चा की समाप्ति के साथ दो और महत्वपूर्ण सूचनाएं भी मैं आपको दे दूं कि P2I बैच का जो सितंबर इवनिंग बैच है, अब ये क्लोज किया जा रहा है। 30 सितंबर को यह इसमें जो एडमिशन की तिथि है वो समाप्त हो रही है। यदि आप जीएस का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो फिर दिलीप लाइफ कोड का इस्तेमाल करते हुए इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी सुपर लर्निंग डे सेल के अंतर्गत आपको विशेष छूट दी जा रही है और इस कोर्स को आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट, कोई ऐसा एस्पायरेंट लॉन्ग टर्म तैयारी करना चाहता है, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहता है, तो फिर उसके लिए भी जो एक बैच है लॉन्ग टर्म P2I बैच, वह अभी ओपन है। लेकिन इसमें भी एडमिशन की जो तिथि है वह 30 सितंबर यहाँ पर दर्शाई गई है। इसमें एडमिशन की अंतिम तिथि 30 सितंबर है और ऐसे में यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर दिलीप लाइफ कोड का इस्तेमाल करते हुए इस कोर्स को इनरोल कर सकते हैं और इसके माध्यम से आप कंप्लीट जीएस की पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही उपयोगी है आप सभी के लिए, आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए, और इसके माध्यम से आप IAS प्रिपरेशन में एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे। बैच में आपसे मुलाकात भी हो सकती है। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और महत्वपूर्ण प्रोग्राम में। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।